नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों का समेकित नियंत्रण। अधिक बाजार भाव के लिए कैसे करें फसलों की मार्केटिंग। किसान भाइयों, अक्सर देखने में आता है कि गेहूं की बुवाई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उग आते हैं, जो न केवल फसलों की बढ़वार को बाधित करते हैं बल्कि हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं। इतना ही नहीं, ये खरपतवार मुख्य फसल के खाद, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, जिससे उपज में भारी गिरावट देखी जाती है। इसीलिए समय रहते खेत में खरपतवारों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर शीला वारला से। आज मैं आप लोगों को समेकित खरपतवार नियंत्रण गेहूं में कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। बुआई के बाद वाले जो खरपतवार है उसका ज़रूर उपयोग करें। जैसे ज़्यादातर जो जाड़े के मौसम में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे 3 पत्तियाँ मिलीलोटस अल्बा या मिलीलोटस इंडिका बोलते हैं, जिनोपोडियम अल्बम जिसको बथुआ भी बोलते हैं, सेंजी, ये सभी जो खरपतवार है ये ज़्यादातर जाड़े के मौसम में होते हैं, तो ये गेहूं के फसल पर भी होते हैं। गेहूं की बुआई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, जो मुख्य फसल से खाद, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, कीट रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे में समय रहते खरपतवारों का समेकित नियंत्रण बेहद जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले जानते हैं यांत्रिक विधि से खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में। अगर हम समेकित खरपतवार का बात करते हैं तो इसमें हम कोई भी एक तरह से अगर खरपतवार का नियंत्रण किया जाए, कोई एक विधि काफ़ी नहीं होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक से ज़्यादा विधि का उपयोग करें। वैसे यांत्रिक विधि से भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि उसमें डच हो का प्रयोग करके या फिर व्हील हो का प्रयोग करते हैं। इसमें ये भी फायदा होता है कि वो खरपतवार को मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है मिट्टी में भी। 40 से 45 दिन के अंदर में एक हैंड बीडिंग या फिर हाथ से या किसी यांत्रिक जो टूल्स हैं उनसे डच हो या फिर व्हील हो का उपयोग करके खरपतवार का नियंत्रण करें, तो इससे हर तरह के जो खरपतवार है, जो चौड़ी पत्ती हो या फिर सकरी पत्ती हो, उनसे भी फसल बचा रहेगा और पौधों का अच्छी तरह से ग्रोथ होगा। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दशकों में बड़े पैमाने पर ऐसे खरपतवारों का उद्भव हुआ है, जो वर्तमान में प्रयोग में आने वाले खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। तो जो किसान रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं, वे कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में पानी के घोल का छिड़काव करें, वो इस प्रकार है। खरपतवार का नियंत्रण किया जाए, कोई एक विधि काफ़ी नहीं होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक से ज़्यादा विधि का उपयोग करें। खरपतवार ना निकले, इसके लिए प्री इमरजेंसी एक जो बुआई के बाद या अंकुरन से पहले लगाने वाली एक दवा है पेंडिमेथ्रिन, 3 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से, और 1 हेक्टेयर में
करीब 500 लीटर पानी लगता है। ये शुरू में ही जो चौड़ी पत्ती है या फिर सकरी पत्ती का नियंत्रण करती है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं तो 2,4-D नामक एक दवा है, इसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसका 0.5 to 0.75 kg AI जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में डाल करके खेत में डाल सकते हैं वो। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में देना है कि गेहूं के साथ में कोई मिश्रित फसल या दाल वाली फसल ना हो, चौड़ी पत्ती वाली फसल ना हो, कि हम 2,4-D का छिड़काव केवल उसी अवस्था में करें जब हम गेहूं का केवल उसमें बुआई किए हुए हैं। और दूसरे जो दवाएं हैं जैसे कि सल्फोसल्फ्यूरोन, ये दवा भी आप 25 ग्राम पर हेक्टेयर के दर से डाल सकते हैं। या फिर मेट्रिब्यूजिन, ये भी एक अच्छी दवा है, वो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। जनरली 1 हेक्टेयर के लिए 500 लीटर पानी लिया जाता है। फिर एक दवा है जिसमें सल्फोसल्फ्यूरोन और मेटसल्फ्यूरोन का मिक्सचर है, ये 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। ये सारे बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट से करने पर भी हमारे गेहूं की फसल में कुछ थोड़ा सा प्रतिकूल असर होता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा लेट से भी हम इन दवाओं का प्रयोग ना करें। आज के समय में बहुत से किसान भाइयों के सामने खेती में खरपतवारों की गंभीर समस्या देखने में आ रही है, जो मैकेनिकल और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर खरपतवारों की गंभीर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं। फसल चक्र अपनाएं, बुआई के समय में बदलाव करें, पौधे का घनत्व कम करें, बुआई के तरीकों में बदलाव करके, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके, शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का चुनाव करके, जुताई की पद्धति अपनाकर, मल्च विधि अपनाकर, सिंचाई प्रबंधन करके, मृदा सौर्यीकरण करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम समेकित खरपतवार का बात करते हैं तो इसमें हम कोई भी एक तरह से अगर खरपतवार का नियंत्रण किया जाए, कोई एक विधि काफ़ी नहीं होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक से ज़्यादा विधि का उपयोग करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश के किसान कड़ी मेहनत कर अन्न उपजाते हैं, लेकिन जब बात उपज को बेचने की आती है तो अक्सर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। और इसका कारण है किसानों को उपज में बेचने का सही तरीका मालूम नहीं होता, जिससे वे अपने उत्पाद को कम दाम में ही बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए किसान क्या करे, चलिए जानते हैं डॉक्टर मोहित शर्मा से। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से वे अक्सर औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने पर विवश हो जाते हैं। ये समस्या पूरे देश में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं।
भैया, अब किसान फसल तैयार करते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खर्चे भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। अगर इस सब के बावजूद किसान भाई अगर अपना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे तो उनके लिए अगले फसल चक्कर में अच्छी फसल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई ऐसी बातें हैं जैसे मंडी का सही चुनाव, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है और फसल बेचने के विभिन्न विकल्पों का किसान भाई को पता होना चाहिए। और इस स्थिति में क्या होता है, जैसे किसान भाई के पास साधनों का अभाव होता है तो वो या तो बिचौलियों या फिर अन्य छोटे व्यापारियों के अधीन रहते हैं और इसके चलते उनको अपनी फसल का उचित मुनाफा नहीं मिल पाता। इस दिशा में सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन किसान भाइयों को उनकी योजनाओं का सही तरीके से पता ना होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसा सरकार की तरफ से कृषि मूल्य नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो मूल्यतः 23 तरह की फसलों पे निर्धारित किया जाता है और उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को अपनी कम से कम लागत तो प्राप्त हो ही जाए, क्योंकि आए दिन मंडी में भाव गिरते रहते हैं और कभी कभी भाव इतना नीचे चला जाता है कि किसान भाई अपनी फसल का लागत भी नहीं प्राप्त कर पाते। जबकि इन फसलों के ऊपर जो सरकार MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है, ये किसान भाई कॉल सेंटर में भी पता कर सकते हैं कॉल करके 1800 1801 551 जो कॉल सेंटर का नंबर है। और अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपका व्यापार मंडल के द्वारा ये खरीद की जाती है। इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसान भाइयों को बुआई से ठीक पहले इन मूल्यों का पता चले। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि मंडी में बहुत ज़्यादा किसान भाई अपना उत्पाद अच्छे से नहीं बेच पाते, तो इसके लिए किसान भाई आपस में छोटा ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में बना के उनको क्या मदद मिलेगी कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचा सकते हैं। जैसे अगर वो अपना उत्पाद इकट्ठा लेके मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, वो एक पकड़ बना सकते हैं मार्केट में। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जब खरीदारी करने जाता है तो वो देख परख कर ही किसी उत्पाद को खरीदता है। उसी तरह से यदि किसान मंडी में अपनी उपज लेकर जाते हैं तो उसकी उपज को भी देख परख कर ही पता लगाया जाता है कि सही दाम कितना होगा। इसके लिए सरकार के अपने मानक तय हैं। किसान अपने स्तर पर अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, जिनमें फसल कटाई के बाद उत्पाद की ग्रेडिंग, श्रेणीकरण और पैकिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा किसान भाई कुछ सरकार की साइट्स हैं, जैसे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, CACP है, वहाँ पे इन मूल्यों का पता चल सकता है। नज़दीक के कृषि केंद्र या पैक्स सोसाइटी में जाके किसान भाई वहाँ के अधिकारियों से इस चीज़ का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका एगमार्क नेट है, वहाँ पे भी विभिन्न तरह की मंडियों के प्राइसेस का पता चलता है, तो किसान भाई इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। आज का युग आधुनिक युग है। आज देश के अधिकांश भाग में इंटरनेट मौजूद है। कई प्रदेशों में मंडियां भी डिजिटल हो गई हैं, जहां पर ऑनलाइन आप अपने उत्पाद को व्यापारी को बेच सकते हैं। इसके अलावा कई ऐप भी उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप मंडियों में जिन्सों के भाव घर बैठे मालूम कर सकते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट का प्रयोग कर आप अपने उत्पाद का भाव जान सकते हैं। और इसमें क्वालिटी या आपका गुणवत्ता की जानकारी होना भी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा धान में सरकार ने सुनिश्चित किया था कि 17% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो अगर ग्रेडिंग किसान भाई अच्छे से करें, गुणवत्ता की जानकारी रखें, तो भी उनको अपने उत्पाद का अच्छा भाव मंडी में मिल सकता है, मार्केट में मिल सकता है। साथ ही अगर किसान मंडी में उपज को लेकर जाते हैं तो उसे सबसे पहले मंडी का आवक पत्र बनाना चाहिए, जिसमें जानकारी के तौर पर जीन्स की मात्रा, किसान का नाम, वाहन की जानकारी, जीन्स का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि सूचनाएं लिखी जाती है। इसके बाद किसान को अपनी उपज खुली बोली पर ही बेचनी चाहिए और उपज बेचने के बाद उसे मंडी अधिकारी से अपनी उपज का विक्रय पत्र लेना चाहिए, जिसमें दाम, जीन्स की मात्रा, क्वालिटी, उपज का कुल मूल्य आदि लिखा होता है। तभी किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा।
किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपनी उपज का सही दाम ले सकते हैं। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती कर रखी है, तो इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित तरीके से करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण वर्डे। आज आपको फूल गोभी में की जाने वाली जो कृषि कार्यमाला है उसके बारे में बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले तो फूल गोभी के अभी कुछ किसानों ने अगेती किस्म के रूप में इसकी खेती की होगी। इसमें अभी फसल करीब 1 से 1.5 माह की हो चुकी होगी। इसमें को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूँगा। किसान भाइयों के अभी जो आपकी 1 से 1.5 माह की फसल हो चुकी है, इसमें आप निंदाई गुड़ाई का अधिक महत्व है। इसके लिए हमें करीब 25 से 30 दिन की अवस्था तक खेत को हमेशा खरपतवार से रहित रखना चाहिए। इसके लिए हमें निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। यदि हम इसमें निंदाई गुड़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहे तो खरपतवार से रहित खेत रहता है और उपज पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, ये सब बातें हमें कृषि कर्षण क्रियाओं के अंतर्गत आती है। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, इसके बाद में आता है सिंचाई। फूल गोभी में हमें वर्षा ऋतु में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि हम शरद ऋतु में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो इसे 8 से 10 दिन के अंतराल पे यदि सिंचाई करते रहे तो उपज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो इसे हम करीब 4 से 5 दिन के अंतराल पे 2 से 3 घंटे यदि ड्रिप चला देते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसके बाद में जैसे कि उर्वरक है, उर्वरक में हमें जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसमें हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास को हम मृदा में देते हैं। तो इसमें जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है इसको हम खेत तैयार करते समय मिला देते हैं तथा नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बचती है इससे हम 40 से 45 दिन की फसल में यूरिया या अन्य उर्वरक द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा को देते हैं। इसी के साथ में हम यदि मोलिब्डेनम 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से यदि इसको मिला देते हैं तो जैसे कि फिफ्टेल वगैरह की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में हमें जो कीट बीमारियों से बचाना भी बहुत आवश्यक होता है। फसल को कीट में आता है ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जैसे कि डायमंड बैकमॉथ ये इल्ली सुनहरे कलर की होती है तथा फूल गोभी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें एक तो जैविक विधि से इसका नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए इसमें हमें जैसे कि नीम ऑयल वगैरह का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और हम रासायनिक विधि से यदि केमिकल द्वारा इसका नियंत्रण
नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसमें इंडोक्सिकार्ब 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। किसान भाई इन सभी बातों का यदि ध्यान हम खेती में करते हैं तो फूल गोभी की अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोरेरा, जिला जैसलमेर के कृषक अजय कुमार ने। आप पशुओं में होने वाली निमोनिया बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अजय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे दुधारू पशुओं को खासकर सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत घातक रोग भी होता है, जिसे हम लोग निमोनिया या बोवाइन श्वसन रोग भी कहते हैं। ये प्रायः सर्दी के मौसम या फिर जानवर गीला रह जाए उस कारण से होता है। इसका होने का मुख्य कारण बन जाता है अगर जानवर ठंडे में खुले स्थान पर रह जाए तो ठंड लगने के कारण निमोनिया बीमारी हमारे दुधारू पशुओं को हो जाती है। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। ये रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से ये रोग हो जाता है। ये बीमारी होती है तो इसके प्रमुख लक्षण में क्या होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमारे दुधारू पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, उसकी भूख भी कम हो जाती है, उसके नाक से हमेशा पानी बहता रहता है और पशु बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसे जख्म और खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है तथा नाड़ी तेज चलती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उसे जो पशु का आवास उसे गर्म रखें। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो पशु के आवास का जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उसे हम अच्छी तरह से कवर कर दें। इसके अलावा है कि आवास में आग का या अलाव का व्यवस्था हो सकता है तो उसे कर सकते हैं, पर कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद ये जरूरी है कि अलाव को वहाँ से निकाल दे। और इसके अलावा है कि पशु के शरीर को ढक कर रखना चाहिए। शाम के वक्त खासकर शाम में ढक देना चाहिए जिससे पूरी रात शरीर ढका रहे। और जब दिन में धूप खिल जाए तो पशुओं को धूप में जरूर रखना चाहिए। और इसके अलावा है कि जो क्या होता है, जो पशु आवास है, दुधारू पशुओं का जो आवास है उसमें बिछावन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिछावन के लिए पुआल या फिर किसी और अन्य प्रकार की जूट की बोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पर यह भी जरूरी है कि ये बिछावन को नियमित अंतराल पर हमें बदलते भी रहना चाहिए क्योंकि वो बार बार गीला हो सकता है। और घरेलू उपचार में जो हमारे पशुपालक भाई कर सकते हैं घर पर, वो ये कर सकते हैं कि उबलते हुए पानी में तारपीन का तेल डालकर उसे वो अपने पशुओं को सुंघा सकते हैं जिससे कि आराम मिलता है। इसके अलावा है कि सरसों के तेल में कपूर मिलाकर भी पशुओं के सीने के जो एरिया है, उसके छाती का जो एरिया है उस एरिया में मालिश करना चाहिए। इससे पशुओं को आराम मिलता है। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके निमोनिया के लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द अपने निकट के पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। तो हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा दिए गए उपायों का जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपने पशुओं को निमोनिया रोग होने से बचा पाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।